हाँ जी। तो जिस कड़ी के अंदर अपने भारत का भूगोल चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने पुनः चलते हैं। तो भारत का भूगोल अपने सामान्य परिचय कंप्लीट कर लिया। उसके पश्चात भौतिक विभाजन भी कर लिया। आगे उसके बाद नदियां भी कंप्लीट कर ली। उसके बाद में जो जिस टॉपिक की बारी है उस टॉपिक की बात करते हैं। उस टॉपिक का नाम भारत की जलवायु। तो शुरू करते हैं आज भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु शुरू करते हैं। भारत की जलवायु बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है। भारत की जलवायु। भारत की जलवायु। जलवायु पढ़ने से पहले सबसे पहले अपने को तीन शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। कौन कौन से तीन शब्दों का मतलब सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। एक तो मौसम, दूसरा ऋतु, और तीसरे शब्द की बात करता हूं उसका जलवायु। इन तीन शब्दों का मतलब अपने को सबसे पहले जलवायु पढ़ते तो उससे पहले तीन शब्दों का मतलब अपने को पता होना चाहिए। मौसम और ऋतु व जलवायु, तीन शब्दों का मतलब अपने को बेसिक सा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं सबसे पहले मैं बात करता हूं मौसम की। सबसे पहले क्या दिक्कत हो रही है? क्या सही है क्या? ये पीछे से देख लेना एक बार। क्या चीज होगा? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले मौसम के बारे में देखते हैं। मौसम क्या होता है, ऋतु क्या होती है और जलवायु क्या होती है। मौसम, ऋतु व जलवायु तीनों में क्या अंतर होता है? मौसम के बारे में बता देता हूं। जो कुछ समय की, कुछ घंटों की जो वायु दाब परिवर्तन, वायु दाब के अंदर, वायु के अंदर, पवन के अंदर, दिशा के अंदर, तापमान के अंदर कुछ घंटों का जो परिवर्तन होता है उसे मौसम कहा जाता है। कुछ घंटों का या फिर कुछ दिनों का जो परिवर्तन होगा, जो वायु दाब के अंदर हुआ परिवर्तन, तापमान के अंदर हुआ परिवर्तन, पवन के अंदर हुआ परिवर्तन आदि, कुछ वायु दाब, तापमान, आर्द्रता आदि के अंदर कुछ घंटों कुछ दिनों का परिवर्तन मौसम। अगर यही परिवर्तन 3-4 महीनों से होता ऋतु कहा जाएगा। और लंबे समय तक वायु दाब, पवन, तापमान लगभग 30 सालों तक एक जैसा बना रहे उसे जलवायु। तो सबसे छोटी इकाई जलवायु की मौसम और सबसे बड़ी जलवायु होती है। तीनों शब्दों के बारे में लिख लेते हैं अभी। तीनों शब्दों के बारे में लिख लेते हैं। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता व पवन में कुछ घंटों या फिर दिनों का परिवर्तन मौसम कहलाएगा। अगर यही बात मैं करता हूं किसकी, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता व पवन में कुछ, पवन में 3/4 माह का परिवर्तन ऋतु कहलाता है। मतलब 3-4 महीनों तक एक जैसी ऋतु बनी रहती है उसे क्या बोलते हैं, ऋतु। और लास्ट में, एक मिनट रुकना।
हो गया? क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, अगर मैं जलवायु की बात करता हूं, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता व पवन, जो कि तीस वर्षों तक समान बनी रहती है, जो कि 30 वर्षों तक समान बनी रहती है उसे जलवायु। तो सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं तो सबसे छोटी इकाई कौन सी? मौसम होगी। और सबसे बड़ी इकाई की बात करते हैं तो सबसे बड़ी इकाई जलवायु होगी। मौसम कुछ समय की अवधि होती है, मौसम कुछ समय की, कुछ घंटों की अवधि को मौसम कहा जाता है। अगर यही बात करते हैं तो कुछ महीनों की बात करते हैं। अगर कुछ महीनों की बात करें तो यानी कि 3-4 महीनों की बात करें तो यही अवधि क्या कहलाएगी? यही अवधि ऋतु कहलाएगी। और 30 वर्षों से अधिक की बात करें तो क्या कहलाएगी? 30 वर्षों से अधिक की बात। कुछ घंटों की बात करें, कुछ दिनों की बात करें, 3-4 माह की बात करें और 30 वर्षों की बात करें। इतना सा याद रखना भारत की जलवायु। अगला पॉइंट, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से? ये अपने को पता होना चाहिए। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। इसके लिए अपने को लैंड फॉर्म से याद रखना पड़ेगा भी कौन कौन सी है जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। लैंड से लैटिट्यूड, अल से लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब होता है अक्षांश। अक्षांश भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। भूमध्य रेखा के पास वाली जो अक्षांश होती है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री के आसपास जो अक्षांश, वहां पे सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा आता है। वहां पे सूर्य का टेम्परेचर ज्यादा आता है, ज्यादा आने से वहां पे हमेशा वाष्पीकरण होता रहेगा, ज्यादा गर्मी होगी, जलवायु अपने आप प्रभावित हो जाएगी। जहां पे पोल की तरफ, ध्रुवों की ओर सूर्य का प्रकाश बहुत कम जाता है, वहां पे जलवायु ठंडी होगी। तो लैटिट्यूड, अक्षांश भी, ये भी इसको निर्धारण करते हैं, लैटिट्यूड। उसके बाद में ऐसे अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड। ऐसे अल्टीट्यूड की बात करते हैं, अल्टीट्यूड की ऊंचाई। ऐसे अल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई। ऊंचाई भी प्रभावित करती है जलवायु को, क्योंकि अपने पढ़ते होंगे साइंस के अंदर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के ऊपर बर्फ जम जाती है, यानी सॉरी 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने के कारण क्या हो जाता है? 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। जैसे 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर मान के चलना, यहाँ का टेम्परेचर 15 डिग्री टेम्परेचर है। अगर 1 डिग्री की ऊंचाई के ऊपर जाएंगे, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो 14 हो जाएगा। जैसे हिमालय की बात करते हैं, हिमालय की ऊंचाई 8000 मीटर के समथिंग, 8000 किलोमीटर के समथिंग, 8 किलोमीटर के समथिंग है, 8000 मीटर के समथिंग पड़ती। तो वहां तक जाने पे कम से कम 40-45 डिग्री जो तापमान कम चला जाता है, इसलिए वहां पे बर्फ पड़ती है। इसीलिए वहां पे बर्फ पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाता है, ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। अन से नियर बाय सी, यानी कि समुद्र की निकटता, समुद्र की निकटता
समुद्र की निकटता भी जलवायु को प्रभावित करती है। जितना ज्यादा समुद्र के कोई पास होगा उतना ही ज्यादा वहां का ठंडा इलाका होगा। समुद्र के निकटता भी जलवायु को प्रभावित करती है। डी से डायरेक्शन ऑफ विंड यानी कि पवन की दिशा। पवन की दिशा किस प्रकार चल रही है यह भी जलवायु को प्रभावित करती है। पवन की दिशा किस प्रकार चलती है यह भी बहुत ज्यादा इसको जलवायु को प्रभावित करती है। दिशा भी उसके बाद में बात करते हैं अब से। फॉरेस्ट 1 ओ से ओशियन वेल्ड समुद्री जलधाराएं। आर से रेन वर्षा। हम से बात करते हैं तो माउंटेन पहाड़ या फिर पर्वत। और लास्ट बात करते हैं किसकी अस की सोयल यानी कि मृदा। एक बार समझना यहां तक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? लैंडफॉल यानी कि लय से लैटिट्यूड अक्षांश भी जलवायु को बहुत प्रभावित करते हैं। अक्षांश की मान के चलना, ये एक प्रकार की पृथ्वी, इस प्रकार पृथ्वी, तो इसके मध्य का जो होगा 0 डिग्री यानी कि मकर रेखा व कर्क रेखा के मध्य का इलाका जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, उसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। जहाँ पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है उसे उष्ण कटिबंध। तो जहां पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ेगा उष्ण कटिबंध कहेंगे। वहां पे तेज प्रकाश होगा। जहां पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ेगा वहां पे ठंडा इलाका, ये गर्म इलाका होगा। तो जितने ज्यादा अक्षांश भी, अगर कोई 0 डिग्री अक्षांश पे कोई स्थान है तो उसकी जलवायु गर्म होगी। कोई इससे दूर पड़ता है, जैसे जैसे दूरी पर चलती जाती है तो उसकी जलवायु ठंडी होगी। अक्षांश भी ऊंचाई भी प्रभावित करती है। ऊंचाई कैसे प्रभावित करती है? 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे अपने। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने के कारण क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। और 35 मीटर की गहराई पे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे तो मान के चलना बेसिक सा, वापस यहाँ पे आएंगे। 165 मीटर की ऊंचाई पे जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाएगी, माइनस हो जाएगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब 165 मीटर यानी कि 1000 मीटर जाएंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाएगी। 6.5 डिग्री सेल्सियस के समथिंग कमी आ जाती है। और यही अगर मैं बात करता हूँ कितनी, हिमालय की अगर मैं बात करूँ, हिमालय तो 8000 मीटर की ऊंचाई पे है। 8000 तो इसको मल्टीप्लाई 6 से करता हूँ तो समथिंग 50 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाएगी। तो वहाँ का टेम्परेचर तो माइनस में चला जाएगा, हिमालय का टेम्परेचर तो माइनस में चला जाएगा। इसीलिए वहाँ पे बर्फ जमती है। इसीलिए वहाँ पे क्या जमती है? बर्फ जमती है, क्योंकि टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। क्योंकि अपने को एक फॉर्मूला पता है, 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। और 35 मीटर की गहराई में जाने पर 35 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में वृद्धि हो जाती है। 35 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है। और 165 मीटर की ऊंचाई पे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आ जाती है। ये अपने को पता था। तो उसके बाद वापस चलते हैं बैक। समुद्र की निकटता, कोई भी स्थान जितना नजदीक समुद्र के पास होगा उतना वो ठंडा होगा। जितना नजदीक समुद्र के पास होगा उतना भी वो ठंडा होगा, उतना ही ठंडा होगा वो। क्या चीज है? अच्छा, उतना ही वो ठंडा होगा। जितने ज्यादा दूरी पे होगा उतना ही वो गर्म होगा। क्योंकि अगर समुद्र के पास में कोई स्थान पर, जैसे गोवा की बात करते हैं, वो जो कि भूमध्य रेखा के पास में पड़ता है, गर्म इलाका भी है। रोजाना वहां पे सूर्य तपता है। रोजाना सूर्य तपता है वहां पे, वाष्पीकरण भी होता होगा समुद्र का। वहीं से बादल उठे वहीं पे बरस गए, वहीं से उठे वहीं से बरस गए, तो इलाका ठंडा हुआ। समुद्र की निकटता भी जलवायु को प्रभावित करती है। पवन की दिशा, पवन किस दिशा में बह रही है, पवन की दिशा कैसे चल रही है, यह भी इसको प्रभावित करती है। पवन की दिशा भी प्रभावित करती है। पवन की दिशा कैसे बह रही है, किस दिशा में बह रही है, यह भी उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित भी करती है। आई बात समझ में?
वन, जहां पे ज्यादा वन होगा वहां पे वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। बादल ज्यादा बनेंगे, बादल ज्यादा बनेंगे वहीं पे बरसेंगे, तो अगर वहां पे वन होता है जहां पर इलाका भी वो ठंडा होता है, जिससे अमेजन के वन, अमेजन के वन को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में वन है वो। ब्राजील देश के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में वन फैले हुए, दक्षिण अमेरिका के अंदर, इसलिए विश्व का फेफड़ा कहा जाता है अमेजन के जंगलों को। वन भी प्रभावित करते हैं। समुद्र जल धाराएं, समुद्री जल धाराएं किस प्रकार चलती है? समुद्र, समुद्र के अंदर कोई ठंडी जल धारा है, कोई गर्म जल धारा है, किस प्रकार चलती है? ये भी पूरा पूरा जलवायु को प्रभावित करती है। पहाड़ या माउंटेन रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं हो पाती? अगर मैं राजस्थान की बात करूं, राजस्थान के अंदर रेगिस्तान में वर्षा क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि बादल तो आते हैं यहाँ पे, बादल तो आते हैं, लेकिन रेगिस्तान में उनको कोई रोकने वाला नहीं है। बादल तो आते हैं लेकिन रेगिस्तान में उनको कोई रोकने वाला नहीं है। जब रोकने वाला नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी? जब रोकने वाला नहीं होगा तो वर्षा कैसे होगी? तो जो जहाँ पे बात करते हैं पहाड़ व पर्वत भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगर मरुस्थल के अंदर यही पहाड़ियाँ फिर पर्वत होते, बादलों को रोक पाते, तो मरुस्थल इतना कभी गर्म नहीं होता, यहाँ भी वर्षा होती। इसलिए थार के मरुस्थल में वर्षा की कमी देखी जाती है। अगर मैं मृदा की बात करूँ, मृदा अगर रेतीली मृदा है वो भी इसको प्रभावित करती है, क्योंकि रेतीली मृदा की एक खासियत है, जितनी ज़्यादा वो गर्म होती है उतनी ही ज़्यादा वो जल्दी ठंडी भी होती है। दिन के समय ज़्यादा तपेगी वो, रात के समय ज़्यादा ठंडी होगी वो। दिन के समय ज़्यादा तपेगी और रात के समय ज़्यादा वो ठंडी होगी। माउंटेन व पहाड़ की बात करते हैं तो ये भी इसका कारण बनते हैं। अगर मुद्रा इसकी मृदा की बात करते हैं तो सोयल भी इसका कारण बनती है। सोयल भी बहुत ज़्यादा कारण बनती है, बहुत ज़्यादा कारण बनती है सोयल भी। किसी भी मानसून की बात करती है तो सोयल भी उसका कारण बनती है। अगर उसके बाद में आगे चलते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। इसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे अपने। इसके अंदर अपने पढ़ेंगे मानसून का अर्थ, आमर वर्षा, फूलों वाली बौछार, बारदोली चिड़ा, काल वैसाखी, यहां पे अपने 2 नंबर पे पढ़ेंगे तापीय परिकल्पना। यहां पे अपने पढ़ेंगे चक्रवातीय परिकल्पना। यहां पे पढ़ेंगे ITCZ परिकल्पना। और लास्ट में यहां पे पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। जेट स्ट्रीम इसी जेट स्ट्रीम को 2 भागों में ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, इसी जेट स्ट्रीम को 2 भागों में पढ़ेंगे, ग्रीष्मकालीन मानसून व शीतकालीन मानसून। और जैसे ही ये कंप्लीट कर लेंगे आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही ये कंप्लीट कर लेंगे आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा,
और ग्रीष्मकालीन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर अरब सागर की एक मानसून पढ़ेंगे जिसके अंदर अरब सागर की शाखा, अरब सागर शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, और शीतकालीन में पढ़ेंगे लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून। और पश्चिमी विक्षोभ यहीं पे पढ़ेंगे, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। जैसे ही ये डायग्राम पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे आपका भारत की जलवायु कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? भारत की जलवायु। इसके अंदर अर्थ अमर वर्षा, फुलवाली बौछार, बादोली छिड़ा, काल वैसाखी, तापीय परिकल्पना, चक्रवातीय परिकल्पना, आईटीसी जेट परिकल्पना, जेट स्ट्रीम जिसका ग्रीष्मकालीन प्रभाव, शीतकालीन प्रभाव, इसमें अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी का लौटता हुआ मानसून व पश्चिमी विक्षोभ के बारे में जैसे ही अपने कंप्लीट पढ़ लेंगे आपका पूरा का पूरा मैटर, यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरे टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने हेडिंग लगाती है भारतीय मानसून का अर्थ क्या होता है। अर्थ मानसून अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। दूसरा पॉइंट, मानसून के बारे में सर्वप्रथम व्याख्या अल मसूदी के द्वारा की गई। मानसून के बारे में सबसे पहले जिसने व्याख्या की थी उसका नाम था अल मसूदी। और अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम होता है। और उसके बाद में अगला पॉइंट लिखते हैं अगला पॉइंट, मानसून को खेती के लिए जुए की संज्ञा दी जाती है। मानसून को खेती के लिए जुए की संज्ञा दी जाती है। अगला पॉइंट, क्योंकि अगर मानसून अच्छा हुआ तो खेती अच्छी होगी। वह मानसून
अच्छा नहीं होने पर खेती चौपट हो जाएगी। अगला पॉइंट, मानसून को देश का दूसरा वित्त मंत्री भी कहा जाता है। मानसून को देश का दूसरा वित्त मंत्री भी कहा जाता है। इसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में सबसे पहले यह देखा मौसम को प्रभावित करने वाले, ये डायग्राम देखा, उसमें अर्थ कर लिया। अब बात करते हैं अमर वर्षा की। अमर वर्षा अमर वर्षा की बात करते हैं। अमर वर्षा क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। जो मानसून आने से पूर्व की जो बौछार होती है, जो मानसून आने से पूर्व की जो अप्रैल मई के अंदर, मई जून के अंदर मानसून आता है, मानसून आने से पूर्व की जो बौछार होती है, मानसून पूर्व बौछार जिसे कहा जाता है, उसे आमर वर्षा, जो कि आम की खेती के लिए अधिक प्रसिद्ध होती है। और ये भारत के दक्षिणी हिस्सा के इस साइड के जो राज्य पड़ते हैं, यहाँ पे जो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, यहाँ पे जो गोवा पड़ता है, यहाँ पे जो वर्षा होती है मानसून पूर्व की वर्षा, उसे आमर वर्षा कहा जाता है। उसे कौन सी वर्षा? आमर वर्षा कहा जाता है। ये पढ़ते, इसके बारे में लिखते हैं अभी। मानसून पूर्व की बौछार जो कि मानसून पूर्व की बौछार जो कि आम की फसल के लिए लाभदायक होती है। जो कि आम की फसल के लिए लाभदायक होती है, बौछार जो कि आम की फसल के लिए लाभदायक होती है उसे आमर वर्षा कहा जाता है। उसे आमर वर्षा कहा जाता है। उसके बाद आमर वर्षा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्यों में अप्रैल माह में होती है। अप्रैल माह में होती है। यह आपकी कौन सी? आमर वर्षा होगी। आम की वर्षा आमर वर्षा, जिसे फूलों वाली बौछार भी आमर वर्षा, मानसून पूर्व की जो बौछार होती है उसे कहा जाता है। इसमें राज्य लिख लेते हैं। राज्य कर्नाटक, केरल, गोवा, महाराष्ट्र। ये आमर वर्षा आपकी कंप्लीट होती है। अगला पॉइंट,
फूल वाली बौछार। फूल वाले बौछार में लिखना मानसून पूर्व वर्षा जो कर्नाटक राज्य में होती है तथा जो कॉफी के फूलों के लिए लाभदायक होती है। मानसून पूर्व वर्षा जो उसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है, उसे फूल वाली बौछार कहा जाता है। उसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है। मानसून पूर्व वर्षा जो कर्नाटक राज्य में होती है तथा कॉफी के फूलों के लिए प्रसिद्ध होते हैं, क्योंकि इस वर्षा से कॉफी के फूल खिल जाते हैं। कॉफी के फूल खिल जाते हैं और पहले वाली आम की फसल के लिए लाभदायक थी। यह फूलों वाली वर्षा इसे कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं काल वैसाखी। उत्तर पूर्वी राज्यों में तीव्र विनाशकारी चलने वाली वैशाख माह में तीव्र विनाशकारी चलने वाले वैशाख माह में वर्षा युक्त पवनों को काल वैसाखी कहा जाता है। यह जूट या फिर जिसे पर्सन बोलते हैं, जूट की फसल के लिए लाभदायक होती है। यह पश्चिम बंगाल व असम में मुख्यतः होती है। पश्चिम बंगाल व असम के अंदर मुख्यतः होती है। और लास्ट की बात करते हैं बारदोला चिड़ा की बात करते हैं। बारदोला चिड़ा
असम में चलने वाली तीव्र विनाशकारी वर्षा युक्त पवन बारदोली छीड़ा कहलाती है। यह चाय की खेती के लिए नुकसानदायक होती है। ये चाय की खेती के लिए क्या होती है? नुकसानदायक होती है। इतना सा आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। और एक बात और, यहाँ पे लू की बात कर लेते हैं। लू थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवने लू कहलाती है। थार के मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म पवने होती है उसे लू कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। पीछे का यहाँ पे कुछ मौसम ऋतु के जलवायु के बारे में पढ़ा, उसके बाद में इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, फिर आपको डायग्राम बनाया। ये यहाँ का पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके साथ में यहाँ से लू भी कंप्लीट कर लिया। क्या? लू भी कंप्लीट कर लिया ये पूरा। अब कल अपने पढ़ेंगे तापीय परिकल्पना, चक्रवातीय परिकल्पना और आईटीसी जेट परिकल्पना, जेट स्ट्रीम। इसको जैसे ही कंप्लीट करने के बाद में लास्ट में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। और लास्ट में जैसे ही कोपेन का जलवायु वर्गीकरण कंप्लीट हो जाता है, आपका क्या कंप्लीट हो जाएगा? भारत की जलवायु का टॉपिक पूरा का पूरा कल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको अच्छे से नोट कर लेना। अर्थ, अमर वर्षा, फूल वाली विचार, क्योंकि अपना का ये सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। इतना जो सिस्टम था ये पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया। और कल अपने पढ़ेंगे तापीय परिकल्पना के बारे में, चक्रवातीय परिकल्पना, आईटीसी जेट परिकल्पना के साथ में और जेट स्ट्रीम। आगे यानी कि 2 या 3 क्लासों के अंदर अपने पूरे की पूरी जलवायु, भारत का भूगोल बहुत कम रह गया, लगभग 10 से घंटों का रह गया। उसको जैसे ही कवर कर लेंगे तो आपकी भारत की जलवायु पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अपने कोशिश करेंगे बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने की। बहुत ही ज़्यादा आसान है, इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई हार्ड नहीं है इतना। तो कल अपने इसको कवर कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।